आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखित कहानी सीढ़ियाँ, माँ और उसका देवता। हाथ का कौर मुंह तक जाते जाते रह गया। कुछ देर पहले जिन चूहों ने पेट में हुड़दंग मचाया हुआ था वे भी पता नहीं कहाँ दुबक गए। मुंह का स्वाद एक अजीब से कसैलेपन में तब्दील होता चला गया, वरना हॉस्टल से रवाना होने से पहले उसने तय कर लिया था कि घर पहुंचते हुए माँ से शौक से भरी हुई हरी मिर्च छुकवाएगा, मिट्टी के तवे पर पानी के हाथ की रोटियां बनवाएगा। यदि घर में हरी मिर्च नहीं हुई तो प्याज, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी ही पिसवा लेगा सिलबट्टे पर। छुकी हुई हरी मिर्च की सोधी गंध हॉस्टल से रवाना होने से पहले ही उसके नथनों में मचलनी शुरू हो गई थी। पूरे सप्ताह की छुट्टियां थीं। वह इसीलिए लेकर आया था मनोहर, ताकि अब की बार वह एक एक कर उन स्थलों को जी भर कर देखे, उनके पास जाकर उनका स्पर्श करे, जिनके चित्र और जिनसे जुड़ी स्मृतियां तेजी से विस्मृत होती जा रही हैं। डॉक्टर शालिनी से तो वो वायदा ही क्या करके आया है कि इस बार उसके लिए छुकी हुई मिर्च ज़रूर लाएगा, पर इस खबर ने सारे स्वाद ही छीन लिए जैसे। पूरी रात नहीं सो पाया मनोहर। माँ ने जिस तरह चिंतित स्वर में बताया कि ऐसा पिछले 10-12 दिनों से लगातार हो रहा है, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अनिष्टता की रह रह टूटती डोर और अतीत के पुराने मुसे चित्रों के सहारे मुश्किल कट पाई रात। पूरी रात वो एक ऐसी अंतहीन गुफा में भटकता रहा जिसके दूसरे छोर पर भोर की बेला आने से कतराती रही। सुर्ख छींटों से पुते क्षितिज में कलरव करते पखेरु अपनी उड़ान भूल गए हों जैसे। आज वर्षों बाद उसके कान पाँव फटने से पहले पीसने वाली चक्कियों की आदिम घमेर सुनने के लिए बेचैन हो उठे। फज्र की नमाज के मंद स्वरों की फुसफुसाहटों को सुनने की चाह में मन सारी मस्जिदों की मुंडेरों का चक्कर लगाया, मगर प्रकृति ने अपनी दिनचर्या में किसी भी फेर बदल से मनो साफ इनकार कर दिया। नाश्ते का भी इंतज़ार नहीं किया मनोहर ने। चाची राम राम। बैठक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाती तारा चाची ने चौंकते हुए पलटकर देखा। सवेरे सवेरे मनोहर को सामने खड़ा देख तारा चाची ने लंबी सांस भरी। शायद किसी शकुन का द्योतक है इस तरह उसका अचानक सामने पड़ जाना। मन्नू कब आया बेटा? तारा चाची ने एक बार फिर वही सवाल किया, जो सवाल वो उससे प्राय करती रही हैं। शाम को आया था चाची। और सब ठीक ठाक है? हाँ चाची। चल अच्छा है बेटा, कोई तो ठीक है। सीढ़ियों से उतरते हुए धीरे से तारा चाची ने कहा, चाची सुना है कमला बीमार है? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? 10-12 दिन हो गए पर मरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारे इलाज करा लिए, सारे डॉक्टर हकीमों को दिखा लिया, सारी झाड़ फूंक कर ली, पर बुखार है कि बेटा मेरी कमला तो बचती ही ना दिखे है, अभी भी नींद बेहोशी में पड़ी है। तारा चाची का गला भर आया। चाची उसके इलाज की दवाएं और डॉक्टर की सारी पर्चियां लेकर आओगी? मनोहर ने बैठक के चौतरे के नीचे ही खड़े खड़े कहा। अरे हाँ, तू भी तो डॉक्टर है। तारा चाची की आंखें चमक उठी। तारा चाची तुरंत अंदर गई और दवाइयों की सारी शीशियों समेत डॉक्टर की सारी पर्चियां ले आई। पीछे पीछे कमला के पिता रामशरण भी चले आए। चाचा जी राम राम। कमला के पिता को रामा किसना कर मनोहर ने तारा चाची से सारी पर्चियां ले ली। मनोहर देर तक उलझा रहा पर्चियों और उन पर लिखी दवाइयों में, और जैसे जैसे एक एक कर उनसे गुजरने लगा उसका चेहरा भी खींचने लगा। चाचा जी, कमला को क्या आप लोग मारना चाहते हैं? मनोहर ने झल्लाते हुए पूछा। मन्नू बेटा तू क्या कह रहा है? तारा चाची ने अकबकाते हुए पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ चाची। फिर एक विद्रूप हंसी कमला के पिता की ओर उछालते हुए जैसे स्वयं से बोला, चलो अच्छा है, कम से कम इस घर के 1,00,000-1,15,00,000 तो बच ही जाएंगे। इतने दिनों से इसी दिन का तो इंतज़ार था। मन्नू ऐसी बात ना है, इलाज तो हम करा ही रहे हैं, डॉक्टर की ये पर्चियाँ हैं तो सही तेरे सामने। कमला के पिता लगभग स्पष्टीकरण देने पर उतर आए। चाचा जी
इन पर्चियों को ही तो मैं देख कर कह रहा हूँ कि सचमुच आप कमला से पीछा छुड़ाना चाहते हो। ये कौन बेवकूफ़ डॉक्टर है जो इंजेक्शन पर इंजेक्शन ठोके जा रहा है? उसे पता है कमला को क्या बीमारी है? मनु बेटा, हम तो ठहरे एकदम गूंठा ठेक। हम क्या जाने तुम डाकघरों की माया। तारा चाची ने हथियार डाल दिए। वैसे कमला को मैं एक बार देख सकता हूँ, पर वो तो सबसे भीतर वाले कमरे में है। रामशरण चाचा ने अपनी दुश्चिंता प्रकट की। नहीं नहीं, मैं अंदर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसे बाहर ले आओ, यहीं देख लूँगा। पर डॉक्टर ने उसे बाहर हवा में निकलने की मनाही की हुई है। चाची, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ उसे बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जाओ उसे बाहर ले आओ, घबराओ मत, मैं हूँ ना यहाँ। झुंझलाने के साथ साथ मनोहर ने तसल्ली देते हुए कहा। कमला को तारा चाची द्वारा सहारा देकर लाता देख मनोहर का सिर घूम गया। कमला के पांव तक जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। लगा जैसे किसी निर्जीव बुत को धकेल कर लाया जा रहा है। सूख कर एकदम कांटा हो गई है। पूरे जिस्म से मानो मांस नोच लिया हो। चेहरे पर आंखों की जगह मोटे मोटे 2 पपुटे बचे हुए हैं। कमला ने धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए जिस तरह मनोहर को देखा, क्षण भर के लिए वो भीतर तक हिल गया। एक कातरता कमला की आंखों में मानो मनोहर से गुहार करती दिखाई दी। देर तक बारीकी से मुआयना करने के बाद मनोहर ने पहले तो सबकी तरफ देखा, अंत में तारा चाची को संबोधित करते हुए बोला, चाची, कमला को आप लोग सचमुच बचाना चाहते हो? मन्नू बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? रामशरण के शब्द टूटने लगे। बेटा, तेरा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरी कमला को बचा ले बस। तारा चाची की आवाज़ भर्रा उठी। देर तक खामोश रहा मनोहर, पता नहीं कहाँ खो गया। लेकिन चाची, पहले एक बार अपने घर में सलाह मशवरा कर लो। मनोहर ने तारा चाची के दोनों बेटों वीरू और सोहन को सुनाते हुए कहा, बेटा, इस घर की बला से तो कमला जहाँ कल मरती हो आज ही मर जाए। वीरू और सोहन दोनों चुप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। बोलते भी कैसे? वे जानते हैं कि मनोहर से लेकर उनकी माँ तक के शब्दों की दिशा उन्हीं की तरफ है। मनोहर को याद है कमला के ये दोनों भाई स्कूल के दिनों में उसे कितना प्रताड़ित और अपमानित करते थे, विशेषकर उन पंक्तियों के विष बुझे बाणों से जिनकी आज भी उसे याद आती है तो विद्रोह की चिंगारियां फूटने लगती हैं उसकी आंखों से। रामशरण ने कनखियों से देखा अपने बेटों की तरफ, उन्हीं बेटों की तरफ जिनकी शिकायत लेकर प्रायः मनोहर की माँ बादामी उनके पास आती थी और मनोहर के लिए गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगती थी। रामशरण ने पहले तो बेटों को प्यार से, बाद में मार पीट कर समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों इन दोनों को पिता की मार से ज़्यादा मनोहर के सामने ताली बजा बजा कर इस उक्ति को दोहराने में आनंद की अनुभूति होती थी। शकरकंदी बड़ी मंदी, ले गया चोर पिटा भंगी। मनोहर आज तक उस उक्ति में छिपे उस आनंद का पता नहीं कर पाया जिसकी धार और जख्म वीरू और सोहन पर पड़ी मार से कहीं गहरा था। चाची, एक काम करना होगा फिर। सबने एक साथ देखा मनोहर की तरफ। कमला को आज ही मेरे साथ अस्पताल ले चलना होगा। इसे भर्ती करना पड़ेगा वहाँ, और हाँ, आपको भी चलना होगा इसके साथ। अपने सोने बिछाने का इंतज़ाम करते चलना, पता नहीं इसे कितने दिन लग जाएं ठीक होने में। अदृश्य घावों को सहलाते हुए मनोहर बोला। तारा चाची ने तुरंत सोहन को किराए पर एक जीप लाने के लिए भेज दिया। करीब 11 बजे जीप कमला, तारा चाची, सोहन को लेकर मनोहर को लेने उसके घर के सामने जा लगी। मनोहर जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। घर में किसी ने नहीं पूछा मनोहर से कि वह कल तो आया था और आज चल दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना पूछा था, मन्नू बेटा, तेरी छुकी हुई मिर्च रखी है, कहे तो बांट दूँ? माँ, अब की बार आऊँगा तो ले जाऊँगा। जीप के पीछे लगी तिरपाल से झांकते हुए माँ ने कमला को देखा। वह भी भीतर तक हिल गई, मगर इसी बीच उसका तारा चाची की आंखों से क्या संवाद हुआ कि एक लंबी सांस लेते हुए वह पीछे हट गई। कमला के लगातार बीमार रहने से यदि सबसे अधिक चिंतित थी तो वह थी मनोहर की माँ बादामी। बादामी उसी कमला के लिए चिंतित थी जिसके कारण मन्नू आज डॉक्टर मनोहर के नाम से जाना जाता है। वह कैसे भूल सकती है?
मनोहर के उस निश्चल खुरदरे अतीत को, जिसे संवारने का श्रेय वह उसी कमला को देती है। उसे याद है जब पहली बार मनोहर माँ के मना करने के बावजूद उसके साथ हो लिया था। रविवार था उस दिन। ताई, इस लड़के को क्यों लाई है अपने साथ? इसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? कमला ने मनोहर को कोंचते हुए बादामी से कहा। क्या करूं बेटी, मैंने तो बहुत मना किया कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर। मैं चंदा को ले जाती हूँ अपने साथ, पर माना हो तब ना। कहने लगा चंदा को मत ले जाओ, मैं चलता हूँ। ताई, यह तो इसने ठीक कहा है। वैसे मैं भी कहूँगी कि चंदा को मत ले जाना साथ। क्या करूँ बेटी, जी तो मेरा भी ना करे है, पर काम भी तो चले कैसे न कैसे। टोकरे में झाड़ू खपटा डालते हुए कहा बादामी ने। अगले रविवार को तारा चाची के पैखाने से मैले के टोकरे को माँ के सिर पर उठवाते हुए जब दूसरी बार कमला ने मनोहर को देखा था, तब एक लिजलीलेपन से सिहर उठी थी वह। साफ सफाई से निवृत्त होकर बादामी ताई को फिर टोका कमला ने। ताई से मत लाया कर अपने साथ। अगर अब की बार लाई तो माँ से कहकर अपना घर छुड़वा दूंगी। कमला ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा। कमला बेटी, मैं तो कह कर हार गई, पर मेरी सुने ही ना है। बादामी ताई ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा। अच्छा ताई, इससे पूछना पानी पिएगा? सामने चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे मनोहर को सुनाते हुए कमला ने पूछा। माँ के पूछने से पहले ही मनोहर चुपचाप उठा और पानी पीने चला आया। कमला तुरंत अंदर गई और एक लोटा पानी और ले आई। सचमुच मनोहर को प्यास लगी हुई थी। पूरे लोटे को ओक के जरिए चढ़ा गया वह। पानी पीकर मनोहर जाने लगा तो कमला ने मनोहर के बजाय बादामी ताई से पूछा। ताई, इसका नाम क्या है? मन्नू। रुकते हुए मनोहर ने स्वयं ही जवाब दिया। मन्नू कौन सी में पढ़ता है? 9वीं में, धीरे से जवाब दिया मनोहर ने। अच्छा, मैं भी तो 9वीं में पढ़ती हूँ, आर्य कन्या हाई स्कूल में। इसी बीच तारा चाची भी बाहर आ गईं। आते ही उसने भी मनोहर को डांटते हुए कहा। क्यों रे, मरे तू अपनी महतारी के साथ मुंह उठा के चला आवे है? पढ़ा लिखा ना जावे है? माँ पढ़ता है, 8वीं में है, कमला ने तपाक से कहा। तो फिर इसकी महतारी लाती होगी इसे। बादामी, तेरे शर्म ना है थोड़ी बहुत? क्यों इसकी जिंदगानी खराब कर रही है? मैं तो कह के हार गई। कहवे है माँ, तू फिक्र मत कर, सब पढ़ लूँगा। वैसे पढ़ता तो है आधी आधी रात तक। बादामी की आंखों में गर्व के डोरे तैर आए इस बार। चल फिर तो ठीक है, वैसे इसे अपने साथ मत लेकर चला कर। तारा चाची ने दीर्घ निश्वास लेते हुए अपने आशीर्वचनों से जैसे मनोहर को भिगो दिया। कमला चुपचाप धीरे धीरे कदमों से दूर जाते मनोहर को देखती रही, लेकिन तभी उसे क्या सूझा कि बादामी से बोली। ताई, से अगले इतवार को ज़रूर लाना साथ। वाह कमला, तेरा भी कुछ पता ही ना चले। अभी तो मुझे डांट रही थी और अब कह रही है कि अगले इतवार को ज़रूर लाइयो। मुस्कराते हुए बादामी ने कमला की आंखों में झांका। चल भीतर, खुद से तो कुछ पढ़ा लिखा ना जाता और दादी बनी माँ बेटे को कैसा उपदेश दे रही है। तारा चाची ने कमला को डांटते हुए अंदर भेज दिया। कमला के अंदर जाते ही तारा वहीं अपने चबूतरे पर बैठ गई। बादामी ने भी टोकरा चबूतरे से नीचे रखा और माथे से पसीना पोंछती हुई सीढ़ियों पर बैठ गई। बादामी, एक बात सच सच बताइयो, इतना खूबसूरत राजकुमार सा छोरा तू कहाँ से उठा के लाई है? वैसे अपने मन की बात बताऊं, ये तेरे लायक है ना? इसे तो किसी बनिया बावन के घर पैदा होना चाहिए था। मुस्कराते हुए तारा ने बादामी को कोंचा। और तू ये काले काले उदबिलाव कहाँ से लाई है? ऐसा करें दोनों आपस में अदला बदली कर ले हुए हैं। वैसे भी तेरी तरह हर कोई मुझे टोकता रहे है। मुझे ऐसों की ही ज़रूरत है। बोल, है मंजूर? बादामी ने नहले पर दहला मारा। ये सब नसीब के खेल हैं बादामी। मैंने कभी न मांगी ही भगवान से ऐसी बेढंगी औलाद। तारा के चेहरे पर उदासी घर कर गई। सब भय माता के लेखे हैं तारा। निहाल तो एक वो हो ही कर दे, ना करे तो 100 भी ना करे। तू सही कह रही है बादामी। मेरे घर में अगर यह कमला ना होती तो अब तक मैं पागल हो जाती। अपने इन सपूतों के भरोसे रहूं तो एक गिलास पानी भी ना मिले।
तारा के माथे पर दुश्चिंताओं के धारे खींचाए। अगले रविवार को कमला को मनोहर का इंतजार नहीं करना पड़ा। पिछले कुछ रविवारों की तरह मनोहर काम से निवृत्त हो माँ के साथ वापस जाने लगा तो कमला ने फिर पूछा, ताई आज प्यास न लगी? ना बेटी। और मन्नू, उसे भी न लग रही है? माँ ने सामने चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे मनोहर से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया। ताई, मन्नू के लिए मैंने कुछ किताबें निकाल कर रखी हुई हैं, जाओ तो लेती जाना। मनोहर ने पहली बार कमला की तरफ गौर से देखा। ना बेटी, रहने दे, किताब तो इसे स्कूल से मिल जावे है। मगर ताई, ये वैसी किताबें नहीं हैं, मैं दिल्ली गई थी अपनी छोटी मौसी के पास, वहीं से लाई हूँ, ले इसे दे देना। बदामी कमला से किताबें लेकर जाने लगी कि पीछे से आवाज़ देती हुई कमला बोली, और हाँ ताई, अगर अगली बार इसे अपने साथ लाई तो सचमुच अपना घर छुड़वा दूंगी। ये तो तूने पिछली बार भी कहा था। हाँ कहा था, पर अब की बार सच कह रही हूँ। पता है, अगले साल इसकी मैट्रिक की परीक्षा होनी है। इस बीच तारा चाची उन दोनों की बातें सुनकर बाहर आ गई। क्यों, तुम दोनों इसके पीछे पड़ी हुई हो? आते ही डांट तारा ने उन दोनों को लगाई। तारा, कमला समझा रही है कि मुझे ही कि अगले बरस मन्नू की कोई परीक्षा होनी है मैट्रिक की। हाँ, समझा तो ऐसे रही है दादी जैसे इसने तो बीए पास कर लिया है। क्यों माँ, बीए पास करना कोई मुश्किल है? चल चल, बस हो गई तेरे बीए, यही काम है, हमने तुझे इतना पढ़ा लिया। तारा ने एक काल्पनिक असुरक्षा के भय से झुंझलाते हुए कमला को डांटा। मनोहर को पहली बार महसूस हुआ कि उसमें और कमला में कोई अंतर नहीं है, दोनों की नियति एक जैसी है। पहली बार उसे तारा चाची के इस चबूतरे और उसकी सीढ़ियों से घृणा होने लगी। कमला के चेहरे पर विषाद की एक साथ कई रेखाएं देखी उसने पहली बार। मनोहर को याद नहीं कि अंतिम बार वह कमला से कब मिला था। शायद उस दिन जब मैट्रिक की परीक्षाओं से कुछ दिन पहले कमला ने अपनी माँ और बदामी ताई के सामने ही मनोहर को एक पेन देते हुए कहा था, मन्नू ले, यह पेन तेरे लिए लाई हूँ, इससे देना परीक्षा। कमला से पेन लेने के बाद मनोहर देर तक निहारता रहा उस पेन को। बादामी ताई के मुंह से अनायास शब्दों के अर्थों की तह में उतरे बिना निकल गया था, तारा, तेरी कमला का तो मेरे मन्नू में घना ही जी रहवे है। सुनते ही तारा के माथे पर अनिष्टताओं और दुश्चिंताओं के बल पड़ते चले गए। पहली बार तारा को अपनी ही बेटी से डर लगने लगा था। तारा ने लगभग घूरते हुए बादामी की आंखों में झांक कर उसके शब्दों का मंतव्य पढ़ना चाहा था, मगर बादामी न तो तारा की भाषा पढ़ पाई न इसके माथे पर पड़े बलों का अर्थ समझ पाई। तारा ने बादामी की निश्चलता पर गहरी सांस खींची। अच्छा हुआ जो बादामी उतनी दूर तक नहीं जा पाई जहाँ तक जाकर तारा वापस भी लौट आई थी। पेन लेने के बाद मनोहर से वहाँ रुका नहीं गया। कुछ दूर जाकर वह रुका भी और रुक कर पलट कर देखा भी, तो भी जब उसने अपने कानों में कमला का यह वाक्य सुना, क्यों, इसकी स्याही नहीं चाहिए? पानी से नहीं चलने वाला यह। स्याही तो है मेरे पास, कोरस की टिक्की होगी। हाँ, है कोरस की टिक्की ही, बेहद मासूमियत के साथ जवाब दिया मनोहर ने। मैं इसके लिए वेल्डन की लाई हूँ, ताई ले इसको दे देना। बादामी ताई को स्याही की शीशी देकर मुस्कुराते हुए कमला अपने आप से यह कहते हुए अंदर चली गई। बुबक कहीं का। इसके बाद मनोहर महीनों तक नहीं आया तारा चाची के घर की तरफ। आखिर तारा से रुका नहीं गया और पूछ ही लिया एक दिन बादामी से, तेरे मन्नू ने तो इस तरफ आना ही छोड़ दिया बादामी। तारा चाची के शब्दों में मनुहार और उलाहना साफ खुला हुआ था। ये बात ना है तारा, एक तो परीक्षा ही, ऊपर से कमला ने ऐसी धमकी दी कि मेरी हिम्मत ही ना पड़ी उसे साथ लाने की। ऐसी बात ना है बादामी, मैं तो कई दिनों से सोच रही थी कि तुझसे पूछूं। सवेरे कमला भी पूछ रही थी, कहीं मन्नू इसकी बात का बुरा तो नहीं मान गया। तो कमला ने कौन सी गाली दे दी, उसके भले के लिए ही तो कही थी बात। हो सके तो तारा, मेरा मन्नू कमला के सहारे ही कुछ बना जाए। अच्छे कर्म करे होंगे तो ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। कल इतवार है, ले आइयो थोड़ी देर के लिए, घने दिन हो गए मरे की शक्ल देखे। तारा चाची की आवाज़ जैसे बैठने लगी।
बकौल तारा चाची, कमला सचमुच मौत के मुंह में जाते जाते बची। पूरे 10 दिन रही वह अस्पताल में। इन 10 दिनों में कमला ने मौत को कितने रूपों और कितने नज़दीक से देखा, उसकी कल्पना वही कर सकती थी। रात बिरात अस्पताल की दीवारों से एकाएक उठता क्रंदन या किसी अपने का अनायास बिछुड़ने से रह रहकर उभरती सिसकियां उसे एक ऐसे निर्जन बीहड़ में ले जाकर पटक देती जहाँ सिर्फ यादों की धूल के कुछ नहीं होता। स्वास्थ्य में तेजी से होता हुआ सुधार उसे आसपास के बिस्तरों पर पड़े बेसुध रोगियों के धवल वस्त्रों में लिपटे बेजान जिस्मों का एहसास कराने लगा। बगल में माँ का गहरी नींद में सोना पहले नहीं अखरता था जितना बाद में अखरने लगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले की दूसरी रात थी वह, जब उसके ठीक बगल वाले बिस्तर पर उसके बाद आई सुघड़ और जवान औरत को सफ़ेद कपड़ों में लिपट कर जाना पड़ा था। उस रात कमला को रह रह कर लगता रहा जैसे सामने दरवाजे पर खड़ा उसका कंकाल उसे अपने पास आने को कह रहा है। सुबह उसने माँ से कह दिया कि वह अब एकदम स्वस्थ है। वो मनोहर से अनुरोध करे कि उसे एक दिन पहले छुट्टी दे दी जाए। माँ ने जब मनोहर को बताया तब उसने साफ साफ कह दिया कि बगैर कोर्स पूरा हुए अस्पताल से छुट्टी मिलना मुश्किल है। कल इस बिस्तर पर कमला की जगह कोई दूसरा रोगी आ जाएगा। यह सूचना स्वयं मनोहर ने आकर दी कि सुबह कमला को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पिछले कई दिनों की तरह आज भी तारा चाची की आंखें 10 बजते बजते लग गईं। लगभग 11:30 बजे आंखें खुली तो मनोहर को कमला के पास स्टूल पर बैठा देख थोड़ा अचरज हुआ तारा चाची को। आज नाइट ड्यूटी है चाची, मनोहर ने तारा चाची को आश्वस्त किया। इसके बाद तारा चाची ने निश्चिंत होकर करवट बदल ली। सामने मनोहर को बैठा देख न जाने कमला की स्मृतियों के कितने चित्र आपस में जुड़े और कितने बिखर गए पल में। कमला ने धीरे से मनोहर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। किसी तरह का प्रतिवाद नहीं किया मनोहर ने। वार्ड में एकमात्र जली हुई ट्यूब की दूधिया रोशनी में भीगे मनोहर के चेहरे पर आंखें धंसाते हुए पहली बार कमला ने पूछा, मन्नू हैं? एकदम सोते से जागा मनोहर। एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुमने यह डॉक्टरी ही क्यों चुनी, जबकि तुम तो और भी कुछ बन सकते थे, जैसे वकील, इंजीनियर, कुछ भी। मनोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला ने मनोहर के हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए फिर वही सवाल दोहराया तो मनोहर ने इस बार अपना हाथ वापस खींच लिया और बगैर कमला की तरफ देखे बोला, दरअसल मैं उन जिस्मों का जी भरकर स्पर्श करना चाहता था जिनको छूने की बचपन में मैं बहुत कल्पनाएं करता था। मैं उन वस्त्रों की गंध एकदम पास से लेना चाहता था जो कभी मेरे छूते ही उतार कर फेंक दिए जाते थे। लेकिन इन 10 दिनों में तुमने मुझे तो एक बार भी नहीं छुआ, इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत नज़दीक से जानता हूँ। पर यह कोई ज़रूरी भी तो नहीं है। क्यों, पहचाने हुओं से डर लगता है? नहीं, यह बात नहीं है। पर जो तुम्हें नहीं जानता और एकाएक उसे पता चल जाए तब? ऐसा कई बार हो चुका है। अभी परसों की ही बात है कि जनरल वार्ड में मैं एक बुज़ुर्ग का चेकअप कर रहा था। उसी बीच मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे एमएस का मैसेज देते हुए कहा था, डॉक्टर वाल्मीकि, आपको एमएस ने याद किया है। उस बुजुर्ग का इतना सुनना था कि अपनी नब्ज पर टिके मेरे पोरों को वह कहते हुए झटक दिया, यह तो अछूत है। तुम्हें यह सब सुनकर बुरा नहीं लगा? गुस्सा नहीं आया तुम्हें? पहले लगता था बुरा, गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन अब नहीं आता। बल्कि अब तो ऐसे रोगियों को देखने में मज़ा आता है जिन्हें मेरे बारे में पता चल जाता है। अब तो ऐसे मरीजों को छूते छूते तुम्हारा भी जी भर गया होगा। ऐसा कभी कभी लगता है, किंतु जैसे ही ऐसी कोई घटना घटती है यह इच्छा और प्रबल होती है, पिछली बार से भी कहीं ज़्यादा। कमला ने पुनः मनोहर का हाथ अपनी ओर खींचा और उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच कस लिया। मन्नू, अगर कोई मेरे लड़का हुआ तो उसका नाम मैं मनोहर ही रखूंगी। एक लंबी सांस लेते हुए कमला कुछ और कहने जा ही रही थी कि सामने से डॉक्टर शालिनी को आता देख अपना हाथ मनोहर ने यह कहते हुए वापस खींच लिया, ये जो लेडी डॉक्टर आ रही है इसे ज़रा गौर से देखना। कौन, यह जो सामने आ रही है?
टकिया से सिर उठाकर देखते हुए पूछा कमला ने। हाँ, इसे ही। कैसी हो कमला, सुना है कल छुट्टी मिल रही है? डॉक्टर शालिनी ने एकदम पास आते हुए कहा। सुना तो मैंने भी है, मनोहर की ओर देखते हुए कमला ने जवाब दिया। देखो, घर जाकर अच्छी खुराक लेना, खूब खाना पीना। इतना कहते हुए डॉक्टर शालिनी आगे बढ़ गई। कैसी है? धीरे से पूछा मनोहर ने। कैसी क्या, अच्छी है। इसी ने तो किया है मेरा पूरा इलाज। सच कहूँ मन्नू, जब जब इसकी उंगलियां मेरे शरीर को टटोलती थी तो लगता था जैसे इन्हें मैं बहुत पहले से जानती हूँ। एक अपनापन सा लगता था इनमें। ठीक कहा तुमने, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। क्या? आंखों को तरेते हुए कमला ने कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शालिनी वापस उसी वार्ड में आई तो कमला ने साधिकार उसका हाथ पकड़कर इस तरह अपने पास बिठा लिया जैसे सचमुच ही परसों से जानती हो। डॉक्टर शालिनी को बड़ा अजीब लगा। कमला देर तक दोनों को गौर से देखती रही। एक दुविधा, एक संशय, एक डर उसके भीतर मरोड़े लेने लगा। मगर क्या ऐसा संभव है कि इतने लंबे सफ़र के बाद भी कुछ छिपा होगा? यही सोचते उसने मनोहर की ओर देखते हुए कहा, तुमने सब कुछ साफ साफ बता तो दिया है ना? क्यों नहीं बताना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। डॉक्टर शालिनी, आपकी पेशेंट आपसे कुछ पूछना चाहती है। इस बार मनोहर ने डॉक्टर शालिनी की ओर देखते हुए कहा। इस अप्रत्याशित और असंभव स्थिति से कमला अकबका गई, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है कमला के पास। सुना है आप दोनों? बिल्कुल सही सुना है आपने। कमला के प्रश्न को बीच में ही काटते हुए जवाब दिया डॉक्टर शालिनी ने। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर मनोहर वाल्मीकि एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप ही के गांव के हैं। वाल्मीकि का मतलब पता है आपको? ना भी पता हो तो इससे डॉक्टर शालिनी गौड़ को क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना। इस बार मुस्कुराते हुए प्रतिप्रश्न किया डॉक्टर शालिनी ने। मैं जो पूछना चाहती हूँ शायद आप उसे समझ नहीं पा रही हैं। कमला जी, आप जो समझाना चाहती हैं मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। आप लोग इससे आगे सोच नहीं सकते। डॉक्टर शालिनी का चेहरा खिंचाया। आप तो बुरा मान गई। कमला जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात है भी? मैं एक पढ़े लिखे जीनियस डॉक्टर से शादी करने जा रही हूँ, न कि एक झाड़ू लगाने वाले मेहतर से। लेकिन डॉक्टर बनने से उसकी जाति तो नहीं बदल जाएगी। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कमला जी? जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। इस बार सचमुच डॉक्टर शालिनी का चेहरा तमतमा उठा। डॉक्टर साहब, मुझे डर सा लग रहा है कि देखिए, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। वैसे आप निश्चिंत रहिए कमला जी। यह डॉक्टर शालिनी गौड़ अपने फैसले पर पर्वत की तरह मजबूत है। अच्छा मनोहर, मैं चलती हूँ। डॉक्टर शालिनी के जाते ही कमला की सांसें इस तरह चलने लगी जैसे वो मीलों दौड़ कर आई है। मनोहर ने कलाई में बंधी घड़ी देखी तो पाया 2 बजने वाले हैं। लगभग सारे वार्डों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बीच बीच में उठने वाली कोई करा इस खामोशी को छेड़ फिर शांत हो जाती। 2 बजने वाले हैं, सो जाओ, कल तो अस्पताल से छुट्टी मिल ही जाएगी। अस्पताल से बाहर आकर मनोहर ने ऑटो लिया और तीनों यानी वह खुद, कमला और तारा चाची बस अड्डे की ओर चल पड़े। बस के रवाना होने में अभी समय था। इसी बीच तारा चाची केले लेने सामने खड़ी एक रेहड़ी की तरफ बढ़ गईं। मन्नू, पता है तुम्हारे जाने के बाद रात को मुझे कैसा सपना आया था? मनोहर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मुझे रात को ऐसा सपना आया था कि मेरे चारों तरफ एक ही शक्ल के बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और सबको मैं मन्नू कहकर बुला रही हूँ। मनोहर का चेहरा सुर्ख होता चला गया। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। बस अपने सही समय पर स्टैंड पर आ लगी। सारा सामान रखवा दिया मनोहर ने बस में। इसी बीच बस ने अपनी रवानगी से पूर्व यात्रियों को चलने का संकेत देते हुए एक लंबा हॉर्न दिया। हॉर्न खत्म होते ही मनोहर ने कमला को सुनाते हुए कहा, चाची, अगर तुम्हारे हिंदू धर्म में दोबारा जन्म लेने जैसी कोई बात है तो मैं भगवान से एक चीज़ ज़रूर मांगूंगा। क्या? एक साथ तारा चाची और कमला के मुंह से निकला। यही कि
इससे पहले कि मनोहर अपनी बात पूरी करता, बस का प्रेशर हॉर्न एक बार फिर जोर से चीख पड़ा। मनोहर अपना वाक्य अधूरा छोड़ हॉर्न के शांत होने का इंतजार करने लगा। कमला का तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कानों में एक साथ असंख्य सीटियां बजने लगीं। जिस्म का एक एक रोंवा अपनी जगह खड़ा हो गया। चाची, पैदा मैं किसी भी योनि में हूँ, धर्म या जाति कोई भी हो, माँ चुनने के लिए यदि तुम्हारे भगवान ने मुझसे कहा तो पता है मैं माँ के रूप में किसे मांगूंगा। इस बार मनोहर ने बारी बारी कमला और तारा चाची की ओर देखा। कमला ने लंबी सांस लेते हुए माथे पर छलछला आई पसीने की बूंदों को पोंछा। मन ही मन कहा, अच्छा हुआ जो मनोहर ने माँ के बारे में ही सोचा। यदि कुछ और सोचा होता तो नई मुसीबत आ खड़ी होती। चाची, अगर अगले जन्म में मुझे माँ मिले तो कमला जैसी माँ मिले। तारा चाची का इतना सुनना था कि वह ठहाका मारकर जोर से हंस पड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पता ना ये मरा मन्नू भी क्या उल जलूल सोचता रहवे है। कहाँ तो इसकी जुबान तलुए से चिपकी रहवे थी और कहाँ कह रहा है कि अगले जन्म में माँ मिले तो कमला जैसी मिले। माँ तूने कुछ कहा? कानों में अपने नाम के अनुगूंज सुन चौंकते हुए पूछा कमला ने। मैं तो इस मन्नू की बात कर रही हूँ कि। इसी बीच बस का प्रेशर हॉर्न एक बार फिर इतनी जोर से चीखा कि तारा चाची के बाकी शब्द उसकी चीख में ही घुलकर रह गए। तो यह थी भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।